हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुदार एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पटवार में जो इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, उसकी टेट सीरीज नंबर 2 हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और दोस्तों, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उसकी टेट सीरीज चाहिए दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जा करके हमारी वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा करके आप ज्वाइन उसको कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, सुबह डेली 5:30 बजे हमारी डेली ऑनलाइन टेट सीरीज होती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में संदर्भित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका, उसके अलावा बी ऑप्शन आपके $D8 सी ऑप्शन आपके D8 और डी ऑप्शन आपके $D8। तो दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, एकदम सही सही है यहाँ पर। क्योंकि जो एब्सोल्यूट सेल रहती है, ये एब्सोल्यूट सेल रहती है, इसमें सेल रेफरेंस में किसी भी सेल एड्रेस में रो संख्या और कॉलम नाम से पहले, ठीक है दोस्तों, रो संख्या है ना, उसके अलावा जो कॉलम नाम रहता है उससे पहले $1 का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉलर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है बी वाला ऑप्शन, तो बी एकदम एग्जैक्ट सही है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, किस फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह होना चाहिए। ए ऑप्शन आपके बराबर का या इक्वल का, बी ऑप्शन आपके डॉलर का निशान होना चाहिए, सी ऑप्शन आपके विस्मयाबोधक चिन्ह निशान होना चाहिए, उसके अलावा डी ऑप्शन आपके कोलन का चिन्ह होना चाहिए। तो दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि किस फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर सही है, इक्वल का चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एम एस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किसके साथ शुरू होता है। यहाँ पर एम एस एक्सेल में जो कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है दोस्तों, तो वो इक्वल के चिन्ह के साथ में शुरू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बराबर का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 GB का क्या होता है। 1 GB का मतलब पूछा है 1 GB में कितना MB होता है, या KB होता है, या टेराबाइट होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 GB बराबर कितना होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा ए। कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 GB का क्या होता है, 1024 MB होता है। ठीक है, अब MB का मतलब आपको पता ही सही, MB का मतलब होता है मेगाबाइट होता है, उसके अलावा GB का मतलब होता है क्या होता है, गीगाबाइट। तो 1 GB में क्या होता है, 1024 क्या होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर उपयोगिता कंप्यूटर और इसके डेटा से हानिकारक खतरों का पता लगाती है और उन्हें हटाती है। पहला ऑप्शन आपके एंटीवायरस, बी ऑप्शन आपके डिस्क डिफ्रेगमेंटर, सी ऑप्शन आपके कंपाइलर, उसके अलावा डी ऑप्शन आपके असेंबलर। ठीक है दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप 100। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी क्या हो जाएगा, एंटीवायरस। अब एंटीवायरस क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। एंटीवायरस, जो एंटीवायरस होता है दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस को, स्पाईवेयर, जोमर्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाने के लिए। ठीक है, जो भी मतलब वायरस होते हैं कंप्यूटर में, या स्पाईवेयर होते हैं, वोमर्स होते हैं, उसके अलावा जो ट्रोजन होते हैं जो कंप्यूटर में, इनसे बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। इसमें वे प्रोग्राम भी सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य वायरस या अन्य मालवेयर को ढूंढकर समाप्त करना होता है। ठीक है, मतलब कोई भी वायरस होंगे या फिर कुछ भी मालवेयर होते हैं, उनको ढूंढ करके ये क्या करता है दोस्तों, एंटीवायरस उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न ऑपरेटिंग सिस्टमों में से कौन सा एक यूनिक्स फ्लेवर नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है उसमें से कौन सा यूनिक्स फ्लेवर नहीं होता है। ए ऑप्शन आपके रेड हैट, बी ऑप्शन आपके मार्शमेलो, सी ऑप्शन आपके फेडोरो, और डी ऑप्शन आपके उबेंटू। तो दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप इसका। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा, निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा एक यूनिक्स फ्लेवर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, क्या हो जाएगा, मार्शमेलो। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम, जो रेड हेट होता है, फेडोरा होता है, उसके अलावा जो उबंटू होता है, ये क्या होते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ठीक है, ये क्या है, रेड हेट, फेडोरा और उबंटू क्या है, ये एक प्रकार के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ये मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिन्हें इन तीनों की बात कर रहे हैं हम, ये तीनों
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें 1969 में ANT बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। जबकि जो मार्शमेलो होता है, ठीक है दोस्तों, मार्शमेलो होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। मार्शमेलो क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, मार्शमेलो ये हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्रकार होता है। जबकि मैंने आपको बता दिया जो रेड हैट होता है, फेडोरा होता है, उबंटू होता है, ये क्या होते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। उसके अलावा मार्शमेलो क्या है, ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। MICR का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आपके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिपीटेशन। दोस्तों ये जो भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट उसको 100% याद कर लेना, क्योंकि एक 100% आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है MICR का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आपके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिपीटेशन, बी ऑप्शन आपके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिडक्शन, सी ऑप्शन आपके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, डी ऑप्शन आपके मैग्नेटिक इनपुट करेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि MICR की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपकी MICR की फुल फॉर्म होती है। उसके अलावा जो MICR होता है ना दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम MICR होता क्या है। जो MICR होता है इस सूचनाओं को मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है। क्या करता है, जो सूचनाएं रहती है सूचनाओं का जो मैट्रिक्स के रूप में उनका आकार का क्या करता है, परीक्षण करता है। उसके बाद में उसको क्या करता है, रीड करने का कार्य करता है। और रीड करने के बाद सूचनाओं को क्या करता है, जब ये रीड कर लेता है तो उन सूचनाओं को क्या करता है दोस्तों, ये कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं है? पहला ऑप्शन आपके आवाज का स्कैन, बी ऑप्शन आपके रेटिना का स्कैन, सी ऑप्शन आपके अंगुली छाप, उसके अलावा डी ऑप्शन आपके डिजिटल हस्ताक्षर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके डिजिटल हस्ताक्षर। जो डिजिटल हस्ताक्षर होता है बायोमेट्रिक्स के रूप में क्या नहीं है, वर्गीकृत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं होता है। ठीक है, यह सिग्नेचर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने का भी सुनिश्चित करता है। क्या करता है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं इसको ये प्रमाणित करने का भी ये डिजिटल हस्ताक्षर रहता है, ये इसका भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड में बहुत सारे लोगों को मेल करने के लिए व्यक्तिगत लेटर और प्री एड्रेस एनवेलप या मेलिंग लेबल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स, बी ऑप्शन आपके इंडेक्सिंग, उसके अलावा जो सी ऑप्शन आपके क्रॉस इम्प्रेस, उसके अलावा जो अगला है हमारा मेल मर्ज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम। आपके मन में आ रहा होगा कि मेल मर्ज क्या होता है। तो दोस्तों जो मेल मर्ज होता है ये MS वर्ड की क्या है, मेल मर्ज होता है जो MS वर्ड रहता है उसकी क्या होता है, एक सुविधा होती है। ठीक है, जिसके द्वारा एक पत्र या डॉक्यूमेंट अनेक व्यक्तियों को भेजे जा सकते हैं। मेल मर्ज के द्वारा क्या किया जा सकता है, एक पत्र या डॉक्यूमेंट रहते हैं ना उनके अनेक व्यक्तियों को भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेल मर्ज का किया जाता है। अथवा कुछ सूचनाएं बदलते हुए किसी डॉक्यूमेंट के अन्य अनेक कॉपियां निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तो अनेक सूचनाओं को भेज सकता है, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट रहता है अगर उसमें से कोई सूचना है तो उसको थोड़ा बदल करके उसकी अन्य कॉपियां निकालने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसे विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बाद में पढ़ा या फिर से ढूंढा जा सके? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका पेज ब्रेक, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बुलेट, तीसरा ऑप्शन आपके बुक मार्क, उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपके क्या है दोस्तों, हाइपर लिंक। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसी विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बाद में पढ़ा या फिर से ढूंढा जा सके? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी क्या हो जाएगा, बुक मार्क। तो दोस्तों अब बुक मार्क के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यदि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट के विशेष स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बुक मार्क का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, यदि आप, ठीक है, यदि आप वर्ड डॉक्यूमेंट बात कर रहे हैं, हम वर्ड डॉक्यूमेंट में बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट के विशेष स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बुक मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और वर्ड में बुक मार्क इंसर्ट करना, जैसे पुस्तक में बुक मार्क पुट करने के लिए किसी जगह को चिन्हित करना। वर्ड में बुक मार्क कोड होते हैं जो कि आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होते हैं लेकिन वे दिखाई नहीं देते और नहीं प्रिंट होते। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, बुक मार्क का प्रयोग कब किया जाता है, अपने डॉक्यूमेंट के विशेष स्थान पर जाने के लिए बुक मार्क का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की एक लाइन जो कि डायग्राम या किसी ऑब्जेक्ट का वर्णन करती है और जिसे इनके ठीक नीचे रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका कमेंट, बी ऑप्शन आपके एंड नोट, सी ऑप्शन आपके फुट नोट और डी ऑप्शन आपके कैप्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की एक लाइन जो कि डायग्राम या किसी ऑब्जेक्ट का वर्णन करती है जिसे इनके ठीक नीचे रखा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाए उसको क्या कहा जाता है, कैप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैप्शन कहा जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलता है यहाँ पर। फॉर्मूला के साथ एक सेल को कॉपी किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, फॉर्मूला के साथ एक सेल को कॉपी किया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके हम विकल्प सेल के फॉर्मूला ने की वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके फंक्शन, बी ऑप्शन आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन आपके पेस्ट स्पेशल और डी ऑप्शन आपके फॉर्मेट सेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। एक्सेल में वह फाइल जो सभी खुली विंडो और वर्कबुक के मौजूदा लेआउट को याद रखती है उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन आपके वर्क स्पेस, बी ऑप्शन आपके मैक्रो, सी ऑप्शन आपके वेब पेज, उसके अलावा डी ऑप्शन आपके XML। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप राइट आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक्सेल में वे फाइल जो सभी खुली विंडो और उसके अलावा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वर्क स्पेस। तो ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट आउटलाइन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला ऑप्शन आपके वेब ब्राउजर में हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू, बी ऑप्शन आपके विभिन्न स्तरों और संबंधित टेक्स्ट पर हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू, उसके अलावा सी ऑप्शन आपके फुल स्क्रीन में हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू, उसके अलावा डी ऑप्शन आपके हाइपरलिंक के रूप में हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपके हार्ड ड्राइव को, बी ऑप्शन आपके कीबोर्ड को, सी ऑप्शन आपके CD ड्राइव को, डी ऑप्शन आपके प्रिंटर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता है, तो आपके है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, क्योंकि दोस्तों कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंक के रूप में डेटा और सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है। यह प्रत्येक कंप्यूटर के अलग अलग प्रयोग किया जाता है, अर्थात इससे शेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर के लिए क्या अलग अलग किया जाता है, तो इसको क्या शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रिजोल्यूशन की मौलिक यूनिट क्या है। पहला ऑप्शन आपके ए GPEG, बी ऑप्शन आपके बिटमैप, सी ऑप्शन आपके पिक्सल, उसके अलावा डी ऑप्शन आपके GIF। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल हो जाएगा। उसके अलावा जो पिक्सल होता है कंप्यूटर डिस्प्ले रिजोल्यूशन मौलिक यूनिट है। क्या है ये पिक्सल, क्या है दोस्तों, पिक्सल आपके कंप्यूटर डिस्प्ले रिजोल्यूशन की मौलिक यूनिट है जिसे डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। पिक्सल को कंप्यूटर डिस्प्ले पर एक पूर्ण इमेज, वीडियो तथा टेक्स्ट बनाने के लिए संयुक्त किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसी लगी, हमारे 15 क्वेश्चन थे जो कि आपके पार्ट डी में पूछे जाएंगे पटवारी एग्जाम में। तो दोस्तों हमने टेट सीरीज नंबर 2 आपको खत्म करा दिए और दोस्तों कल हम आपके टेट सीरीज नंबर 3 भी लेकर आएंगे। सुबह 5:30 बजे रोज बने रहिए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर प्रकार की PDF फाइल मिल सके दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।